हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपना तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एनसीईआरटी, ताकि पढ़ने में हेल्प मिले, सीखने में हेल्प मिले। क्लासरूम में जब अपन रेफर कर रहे हो तो अपने को पूरी पूरी हेल्प मिले जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसी तरह के एग्जाम्पल है, वही सारी चीज़ें हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज मतलब एक तो लॉ नहीं है, दो तीन लॉ होंगे। देखते हैं कितने लॉज हैं, तो आज इतने पढ़ पाते हैं अपन और उसके आगे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना तीसरा लेक्चर। देखते हैं पहली चीज क्या है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो, सबसे पहले तो फोर्स की बात आ रही है। फोर्स क्या चीज़ है ये अपने को मालूम होगा, है ना। फोर्स क्या चीज़ है? किसी को धक्का मारा, किसी को खींचा, क्योंकि हो क्या रहा है, अपन ने शुरुआत करी है मोशन से। अब मोशन से अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो मोशन से आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन ने जाना कि मोशन चीज़ क्या है। वी कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। ठीक है, पोजिशन में चेंज, ये अपन मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब मोशन को डिफाइन करते करते आज हम जो देख रहे हैं वो है मोशन की वजह, किस वजह से मोशन हो रहा है। तो वो वजह है फोर्स। तो फोर्स में पहली चीज अपने पास में है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कहीं पे किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। दो आदमी है ना। एक आदमी तो है भारी भरकम, एक तो है थोड़ा भारी भरकम। ठीक है, और एक है बिल्कुल इस तरह का, देखने में मालूम चल रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर अपने को देखने में मालूम चल रहा है। एक थोड़ा सा भारी भरकम है और एक थोड़ा सा हेल्थ में कमजोर है। ठीक है, दोनों तरह के अपने पास में आदमी। ये दोनों अगर इसको अपनी अपनी तरफ खींचे, मान लो ये तो क्या करता है, ये तो इसको अपनी तरफ इधर खींच रहा है। ठीक है, और ये इसको अपनी तरफ इधर खींच रहा है। तो दोनों के खींचने का जो फोर्स होगा वो भी अलग अलग होगा। वो भी क्या होगा, दोनों का खींचने का जो फोर्स होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये अपने हिसाब से खींचेगा और ये अपने हिसाब से खींचेगा। ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो कोई एफ होगा, और ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो एफ होगा। ये इधर लगा रहा होगा, ये उधर लगा रहा होगा। ठीक है, ये किधर लगा रहा होगा, ये इस तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जाएगी किधर। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा, उधर जाएगा या इधर जाएगा? किस तरफ जाएगा, इस तरफ जा रहा होगा या इस तरफ जा रहा होगा? सीधी सी बात है, ये ज़्यादा दिख रहा है तो ये ब्लॉक यहाँ से उठ के इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि इस पे फोर्स ज़्यादा है। इसको एक मोटा तगड़ा आदमी है जो वो इसको खींच रहा है, तो इस पर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो इसका जो मोशन होगा, इसका जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका जो मोशन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ये कंडीशन है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कंडीशन है अनबैलेंस्ड फोर्स की, जब फोर्स बैलेंस नहीं है, जब फोर्स बैलेंस नहीं है, ये कंडीशन है अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बैलेंस्ड कब होगा, क्या करें, ये करते हैं। इस तरफ भी जो पर्सन है, इस तरफ भी जो पर्सन है, वो भी अगर इसी शेप साइज का हो गया और उसने भी अगर इतना ही फोर्स लगा दिया, उसने भी अगर इतना ही फोर्स लगा दिया जितना वो लगा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों फोर्स जो होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ना तो इधर जाएगी और ना ये इधर जाएगी। इस टाइम पे ये जहाँ है वहीं रहेगी। ये जो ब्लॉक है जहाँ है वहीं रहेगा। और इस कंडीशन में जो फोर्स है इसके ऊपर अप्लाइड दोनों तरफ से, अभी सिर्फ दो ही फोर्स हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस पर फोर्स थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अलग अलग डायरेक्शन से इस पर फोर्स लग रहे हों, लेकिन जितने भी फोर्स, जैसे कि एक फोर्स आएगा आगे चल के जो अपने को इसी में समझना है। ब्लॉक अगर रखा है तो इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, ये भी समझेंगे अपन धीरे धीरे। तो ये जो फोर्सेज हैं, ये फोर्स इस पर जितने भी लग रहे हैं, वो अगर नेट फोर्स एफ नेट क्या है, जीरो है। अगर एफ नेट जीरो है तो मोशन क्या होगा, इसका इसका कोई मोशन नहीं होगा। तो कोई भी मोशन ना होने की स्थिति में इसका जो फोर्सेस क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखो।
सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, तो ये बोलता है कि मान लीजिए इस सरफेस से हम बॉल एक बॉल को यहाँ से हमने एक मोशन दिया ना, हम नॉर्मली इसको बोल रहे हैं मोशन दिया, इसको हम वी से कैलकुलेट करते हैं ना। मोशन को क्या बोलते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। अगर उसकी डायरेक्शन भी है तो वेलोसिटी, अदरवाइज वो स्पीड है। हमने इधर वी वेलोसिटी इसको दी। अब आप मेरे को बताइए, ये जब यहाँ आएगी ये बॉल, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, वी। जब ये यहाँ आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी। जब ये यहाँ आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। ये फर्स्ट लॉ है, वो ये बोलता है कि जब तक इसको आप रोकेंगे नहीं, जब तक इसको आप रोकेंगे नहीं, ये रुकने वाली नहीं है और ये इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ती रहेगी, ये इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ती रहेगी। अगर मैंने कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया तो ये यहाँ पे रुक जाएगी और यहाँ पे की इसकी जो वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 0 हो सकती है। तो जब तक हम इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकेंगे नहीं, तब तक ये इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। और एक बात और, यदि इस तरह से सरफेस है और यहाँ पे ये बॉल रखी है, यहाँ पे ये बॉल रखी है, v इक्वल्स टू 0 है, इस पे एफ नेट जो भी अभी हमने देखा है वो भी अगर 0 है, एफ नेट अगर 0 है, एफ नेट 0 होने की स्थिति में ये ना तो इधर जाएगी और ना इधर जाएगी। मतलब सोच के ही देखो, रात को आप सो रहे हैं और ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है, अपने आप इधर या उधर जाने लगे तो कैसा लगे, है ना। सोच के डर लगता है ना। ये ऐसा होगा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो स्थिर है वो हमेशा स्थिर रहेगी, जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल नहीं लग रहा। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब इस फर्स्ट लॉ में हमारे पास में समझने की जो चीज़ आती है ना, वो ये आती है इनर्शिया एंड मास। हमारे पास में जो समझने की चीज़ आती है वो आती है इनर्शिया एंड मास। अब ये इनर्शिया और मास क्या चीज़ है? अब मास के बारे में तो एक बड़ी कहानी है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये होती है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एग्जिस्ट करती है। इसका कारण क्या है? कि बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का कारण होता है। फिजिक्स का मतलब ये है कि हमें कारण बताए, हर एक चीज़ के बारे में हमें ये बताए कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो मास होने की वजह भी है, मास होने की वजह भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी डिटेल है। उस डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना मान रहे हैं कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और जिसको हम डिनोट भी करते हैं जैसे कि m से। तो मान लीजिए ये एक हमने एक बाइसिकल बनाई, ये हमने एक बाइसिकल बनाई, ये हमने एक साइकिल बना दी। इस पूरी कंप्लीट जो साइकिल है, पूरी साइकिल का मास है m, कुछ भी हो सकता है। एक हमने बड़ा सा बड़ा बना देते हैं, साइकिल मैंने बहुत बड़ी बना दी। एक बड़ा सा हमने ट्रक या जीप हमने बना दी, इसका जो मास है वो क्या है? कैपिटल M। साइकिल का मास साइकिल को उठाने में कमजोर आएगा, ट्रक से ये ज़्यादा कमजोर आएगा, है ना, उठाने में कम वेट लगेगा। ये सारी कहानी अलग है। बाकी मास जो है कैपिटल M है यहाँ पे, और साइकिल का मास है स्मॉल m। आप मुझे बताइए, साइकिल को धक्का मारने में अगर आप यहाँ से साइकिल को धक्का मार रहे हैं, यहाँ से साइकिल को फोर्स दे रहे हैं, तो ये फोर्स को अपन अच्छे समझा नहीं है। फोर्स का मतलब सिर्फ अपन ने रिलेट किया है मोशन से, मोशन से। मोशन जनरेट करने के लिए, मोशन में लाने के लिए, या मोशन को जीरो करने के लिए, रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है। मोशन को चेंज करने के लिए जो स्टेशनरी है वो स्टेशनरी रहना चाहती है, तो जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। मोशन वाले को स्टेशनरी करना है, रोकना है, या रोकने वाले को चलाना है, तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, नेट फोर्स जीरो नहीं चाहिए। तो अब बात आती है कि
इसमें हमने फोर्स लगाया और एक फोर्स हमने इसमें लगाया, एक फोर्स हमने इसमें लगाया, इसमें ज़्यादा जोर आएगा। साइकिल को धक्का मार के धकेलने में, चलाने में जोर ज़्यादा आएगा, या फिर ट्रक को धक्का मार के चलाने में ज़्यादा जोर आएगा? अकेले साइकिल को धक्का मार के आगे धकेल सकते हो, या एक ट्रक को भी अकेले के दम पे आगे धक्का मार सकते हो? पॉसिबल है क्या? संभव है क्या? ट्रक को नहीं है, ट्रक को 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग जब धक्का मारेंगे तब चलेगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है मास की वजह से। इसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया मतलब उसके चेंज होने का जो नेचर है, उसका जो चेंज होने का नेचर है। जो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, वो बॉल चाहती है कि मैं मोशन में रहूं, मुझे कोई छेड़छाड़ ना हो। छेड़छाड़ करना चाहते हो तो फोर्स लगाओ, तो मुझे रोक दो, मैं रुक जाऊंगी। ठीक है, बॉल छोटी है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मास ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जो स्टेशनरी है, जो रुकी हुई है, वो रुकी रहना चाहती है। अगर धकेलना चाहते हो, हल्की है तो कम जोर आएगा, ज़्यादा भारी है तो उतना ही ज़्यादा जोर आएगा। इसका मतलब है मास एंड इनर्शिया आर इंटर रिलेटेड। जितना मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया उसका नेचर रुके रहने का या चलते रहने का, वो भी उतना ज़्यादा होगा उसको चेंज करने में। ठीक है, उतना ही फोर्स अपने को ज़्यादा चाहिए होगा। बात करते हैं अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, उसने क्या बताया? मास, इनर्शिया, जो गतिमान है वो गतिमान रहना चाहती है, जो स्थिर है उसको गतिमान करने के लिए आपको नेट फोर्स चेंज करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये जो सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई करता है, एक तरह से बोले तो, है ना। कि फर्स्ट लॉ में अपने पास में एक नई चीज निकल के आई जो थी फोर्स। फोर्स क्या चीज़ है? तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें अगर हम जस्टिफाई करें इस चीज़ को कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हो क्या रहा है, इस चीज़ को अगर अपन देखें कि सेकेंड लॉ कैसे पहले लॉ को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने में अपने पास में चीज़ें आती हैं। हमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में देनी होगी कि जब फोर्स लग रहा होता है, जब इसमें फोर्स लग रहा होता है, तो हमारे पास में P इक्वल्स टू एम वी, P इक्वल्स टू एम वी। P यहाँ पे क्या चीज़ आई अभी निकल के? नहीं, मोमेंटम। मोमेंट। अब यहाँ से एक चीज़ अपने पास में नहीं आएगी, वो आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ये अपना सेकेंड लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कैसे फर्स्ट लॉ को भी जस्टिफाई करेगा ये भी हम देखेंगे जब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहे होंगे। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये मास। ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से अगर देखो एम और वी का प्रोडक्ट डिफाइन क्या कर रहा है? एम और वी का प्रोडक्ट ये डिफाइन कर रहा है कि अगर एम छोटा है और वी है, और एम बड़ा है, एम यहाँ पे स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, और वी सेम है, वी सेम है, वेलोसिटी सेम है, मास डिफरेंट है, तो जिसमें ज़्यादा मास है इनका प्रोडक्ट एम क्रॉस वी विल बी ग्रेटर देन एम वी, क्योंकि इसका मास कम है, वी सेम है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जिसका मास ज़्यादा है उसको मोशन देने में, जिसका मास ज़्यादा है उसको उसको मोशन करने में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। इसको मोमेंटम से हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो इसको आराम से कर सकते हैं अपन प्रूव, जैसे कि चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? अगर हम लिखें यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है अपने पास में? पी, जो मोमेंटम अपन ने देखा P2 माइनस P1, ये हमारे पास में क्या होगा? चेंज। तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ P2 माइनस P1, यानी कि डेल्टा P अगर इसको माने हम चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज क्या है? P2 माइनस P1। चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है? एम मास उसी बॉडी पे हो रहा है, तो मास क्या रहे? सेम रहे, एम V2 माइनस वी, एम V2 माइनस एम V1। V2 मान लेते हैं कि फाइनल है, तो एम वी माइनस V1 जो है वो क्या है? इनिशियल है। वो क्या है? इनिशियल, इसको यू से बोल लेते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या है हमारे पास में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
रेट, जहाँ भी रेट की बात आ रही है, बहुत पहले भी हमने देखा है, बहुत पहले भी हमने पढ़ा ये चीज़, जहाँ भी रेट की बात आ रही है, रेट मीन्स टाइम, जहाँ भी रेट की बात आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमको मालूम है, ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही वो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो है एफ, ये इसको बोले फोर्स। वो क्या चीज़ है, फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, और इसका वैल्यू निकाला कितना हमने, एफ इक्वल्स टू कितना निकाला, एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी। ये हमारा जो लो है, सेकेंड लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से देखो, आप देख भी सकते हो, ये भी चीज़ अपने को मालूम है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये हमने जब लो ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, तब हमने देखे थे एम चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या चीज़ है, ये ए। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो, एफ इक्वल्स टू एम, तो यही वो बात है जो हम कर रहे थे, इसको हम ड्राइव करना चाह रहे थे, एफ इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि किसी बॉडी को जिसका मास एम है, एक्सेलरेशन ए देने के लिए हमको जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये फोर्स है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सेकंड लॉ में आता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आता है। इससे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास में है, a constant force acts on a body, a constant force acts on a body of mass 5 kg, यानी मास कितना है यहाँ पे हमारे पास में, मास है 5 kg, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, जो टाइम है वो कितना अपने पास में 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, और फ्रॉम टू मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो हमने देखो जस्ट अभी भी देखा, बिल्कुल भी हमको ये मिस नहीं करना, बिल्कुल भी हम भूल नहीं सकते इसको, क्योंकि अभी देखा हमने एफ इक्वल्स टू एम, एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम यू बाई टी। ये हमने भी फॉर्मूला निकाला है, एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी। एम हमारे पास में है, कितना है एम 5 kg, बी कितना है फाइनल वेलोसिटी 7, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3, और हमारे पास में टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 केजी में मास है, सेकंड में है, मीटर में है, ऐसा यूनिट है। 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, 5 इंटू 4 बाई 2, 5 इंटू 10, तो ये आएगा न्यूटन में। जब बात हो रही है एसआई यूनिट की, जब बात हो रही है एसआई यूनिट की, तो हमारे पास में फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स का जो हमारे पास में यहाँ पे आएगा, वो आएगा न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो डायमेंशन वो क्या है, न्यूटन। चलिए जी, अब क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी अब नेक्स्ट चीज आई इसमें, इफ द फोर्स was applied for a duration of 5 सेकेंड। अब देखो इसने क्या किया, नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें हमारे पास में ये बोल रहा है कि सेम चीज़ है आपके पास में, फॉर्मूला सेम है, लेकिन फोर्स जो अप्लाई किया है वो कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। बड़े आराम से करते हैं, देखो सेम फॉर्मूला अपने पास में, एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी, लेकिन इस पर निकालना क्या अपने को, निकालना है फाइनल वेलोसिटी। क्या निकालना अपने को, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या अपना, फाइनल वेलोसिटी क्या। तो फाइनल वेलोसिटी में से क्या है, एफ अपने को मालूम है कितना, फाइनल वेलोसिटी वी है, इसके टर्म्स में लिखते हैं इसको, तो कितना होगा एफ इंटू टी, एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एफ टी प्लस एम यू, इसको उधर रखते हैं फाइनल को,
एम यू इक्वल्स टू एम वी, फाइनल निकालनी है तो डिवाइड बाई एम, कितना है फाइनल वेलोसिटी, वी इक्वल्स टू एफ टी प्लस एम यू डिवाइडेड बाई एम। चलिए ये आगे फाइनल वेलोसिटी, एफ का मालूम है, इफ द फोर्स was applied for a duration of 5 सेकेंड, कौन सा फोर्स, सेम फोर्स, कितना निकाला हमने फोर्स, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन is applied for the time 5 सेकेंड, for the time 5 सेकेंड on a mass of 5 kg, on a mass of 5 kg that is having the initial velocity of 3 meter per second, 3 meter per second divided by mass of the body, कितना आया, 10 plus equals to 13 meter per second, this is the, आ जाओ आगे के सवाल पर, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second or 4 kg mass at 2 meter per second, which will require a greater force, F equals to m a, तो F1 किसकी बात कर रहे हैं, m क्या है, मास ऑफ 2 kg एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, तो F1 कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 न्यूटन, सेम F इक्वल्स टू एम ए, F2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2, F2 इक्वल्स टू 8 न्यूटन, तो F1 इज ग्रेटर देन F2, आसान सा है, सिर्फ हमको ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा फोर्स लग रहा है, विच इज द ग्रेटर फोर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। एक मोटर कार है, बना देते हैं एक मोटर कार, ये हमारे पास में मोटर कार बन गई, ठीक है, चार टायर वाले बनाते हैं, काफ़ी बड़ी है, और इसमें जो पैसेंजर हैं, इसमें जो भी पैसेंजर हैं, जो भी इसमें पैसेंजर हैं, इन सब को मिला के इसका जो मास है वो कितना है, 1000 kg, इसका जो मास है वो कितना है, 1000 kg। चलिए जी, अब क्या बोल रहे हैं, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो v, ये v नहीं बोलेंगे, ये v बोलेंगे क्या, ये v नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम इसको v की बजाय u से इंडिकेट कर रहे हैं ताकि अपनी आदत ही हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u और फाइनल वेलोसिटी मीन्स v, ये हमारी आदत हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं हम, u हमारे पास में ये आ गया, आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, ये अपने को निकाला, और ये कितने टाइम के लिए लगा, ये टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, इट टेक्स 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड बाद में क्या होगा, ये जो हमारा मोटर कार है, ये जो हमारा मोटर कार है, इसका v जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और ये कंप्लीट जो काम हुआ, ये कंप्लीट जो काम हुआ कितने टाइम में हुआ, 4 सेकेंड में। देखो एक तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये बताई थी कि 108 किलोमीटर पर आवर, ये जो अपने पास में है किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करने के लिए मैंने बोला था 5/18, ये अपन कर सकते हैं, 5/18 ये हम कर सकते हैं, तो ये करने पे हमारे पास में देखो, इसको चेंज कर लो, किलोमीटर पर आवर को हमने किस में किया, मीटर पर सेकंड में हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 108 इंटू 5/18, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, कीजिए इसको 18 6 टाइम 30 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास में आ गया u। अब निकालिए, फोर्स निकालना है, सेम चीज़ अपने अपने पास में बची, F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी, एम कितना है 1000, ठीक है, 1000 वी
जो फाइनल है वो कितना है हमारे पास में 0 माइनस यू, इनिशियल कितना है 30 डिवाइडेड बाई टी, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए लगाया 4 सेकेंड्स, ठीक है 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड मीन्स 7.5 मीन्स 750 न्यूटन, दिस इज द आंसर। आगे चलते, a force of 5 newton, a force of 5 newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second. What acceleration would it gives if both masses were tied together? मतलब 5 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन जो फोर्स है m1 को कितना एक्सेलरेशन दिया 10, यानी कि फोर्स 1 5 न्यूटन m1 को ने कितना एक्सेलरेशन दिया, a1 कितना दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर, जो सेकेंड मास है उसको कितना दिया m2, तो एक्सेलरेशन कितना दिया इसमें a2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों को अगर हमने एक साथ जोड़ दिया तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ये हमको बताना है। तो देखो F इक्वल्स टू m1 a1, ये वाली बात आ रही है पहले के लिए, तो सेकंड के लिए सेम फोर्स है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से m1 निकाल सकते हैं, यहाँ से m1 हमारे पास निकलेगा, F अपने को दिया होगा, कितना दिया होगा 5 न्यूटन, 5 बाई a1 हमारे पास में है कितना 10, तो कितना हो गया 1 बाई 2, ये हमारे पास में आ गया m1, ठीक है जी। बात करते हैं m2 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल m2 भी निकाल सकते हैं। m2 कितना है, m2 इक्वल्स टू f बाई a2, f कितना है सेम 5 न्यूटन, a2 20, 1 बाई 4, ठीक है 1 बाई 4 kg। m1 भी है m2 भी है, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू F बाई m, F इक्वल्स टू 5, m इक्वल्स टू m1 प्लस m2, तो m1 कितना अपने पास में 1 बाई 2, m2 कितना है 1 बाई 4, कितना हो गया ये 1 बाई 2 1 बाई 4, 1 बाई 2 1 बाई 4 कितना हो गया 4, 2 प्लस 1 3 बाई 4, तो अपने पास में कितना हुआ 3 बाई 4, 3 बाई 4, a इक्वल्स टू 20 बाई 3, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ अगर हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं हमने एक्सेलरेशन के लिए। तो फोर्स क्यों जरूरी है थोड़ा सा देख लो, रिवाइज भी कर सकते हो आप चाहो तो, कि हमने क्या क्या देखा है आज के इस पूरे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा, पहले देखा फोर्स क्या चीज़ है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स क्या है, उसके बाद में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, मास क्या है, इनर्शिया क्या है, ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स एक्चुअल में है क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसको ड्राइव करके हमने देखा। तो फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए। तो आज के लिए ये बहुत था, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने आज फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़े हैं, थर्ड लॉ हम कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।